डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। डीडी किसान देश का एकमात्र ऐसा मंच जो किसानों की बात करता है, किसानों के साथ खड़ा होता है। आज हम हैं देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कैसे उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तकनीक, अनुसंधान, इनोवेशन ही नहीं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी। कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और किसान को कहा जाता है अन्नदाता, जो धरती से एक तरह से कहें तो सोना उपजाता है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है और सीधा बातचीत करेंगे सारा दारोमदार जिनके ऊपर है, कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सब दिल्ली से उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए सर, चलते चलते बातचीत करते हैं थोड़ी। और डीडी किसान में हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि हम हैं सबसे बड़ा राज्य है कृषि उत्पादकता के मामले में, तो यहाँ पर तकनीक को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, अनुसंधान को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, विज्ञान के साथ किसान किस तरह कदम ताल करके चल रहा है, खुद मंत्री जी से जानेंगे। और ये पूरी अच्छी वार्तालाप होगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए सर, अंदर चलते हैं और बैठ करके बातचीत करते हैं। बात किसानों की होगी। जाहिर तौर पर किसान को लेकर के जो नीतियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, कैसे एक मिसाल बन गई है दूसरे राज्यों के लिए भी। तकनीक को लेकर के क्या कुछ हो रहा है और हम बार बार विज्ञान पर जोर दे रहे हैं। किसान विज्ञान को लेकर के कैसे कदम ताल करके चल रहा है। सर प्लीज बैठिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद आपको। आप सबका भी स्वागत है, आपके पूरी टीम का। तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जाहिर तौर पर किसानों की बात होगी तो नीतियों पर भी बात होगी, विज्ञान की भी बात होगी, पैदावार की भी बात होगी और किसानों की आमदनी पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही खुले तौर पर ये चर्चा होने वाली है और किसान भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी ये चर्चा है। तो आप ज़रूर इस चर्चा को आखिर तक देखिएगा। स्वागत है सर एक बार फिर से आपका। जी नमस्कार। पूरे भुवन जी, आपके डीडी किसान चैनल दिल्ली के सभी साथियों का मैं अपने आवास पर स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की बात करने के लिए आए। इसके लिए मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं। सर मेरा पहला सवाल आपसे नीतियों को लेकर होगा, क्योंकि नीति निर्धारण ही दिशा तय करती है किसी भी प्रदेश के कृषि क्षेत्र की। तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ कृषि की जो नीतियाँ हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का एक संकल्प लिया कि किसानों की आमदनी 2 गुना किया जाना चाहिए और उनकी आर्थिकता के भीतर उनको एक मजबूती मिलनी चाहिए जिससे वो भी खुशहाल जीवन जी सके। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम अपने चलाए हैं और उसके भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे पहले तो किसानों का जो स्ट्रेस के भीतर थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे थे, विशेष रूप से बुंदेलखंड के किसान या मध्य उत्तर प्रदेश के किसान। तो उनके ऊपर विगत सरकारों के जो कुनीतियों की वजह से किसान जो हताश और निराश था, हमारी आवश्यकता थी कि हम उससे हताशा और निराशा को ख़त्म करें। और इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की 2017 में जब सरकार मार्च 2017 में बनी तो उस कैबिनेट ने सबसे पहला ये फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीयकृत या अधिसूचित बैंकों से लिए गए हैं उनको हम 1 लाख रुपए तक की सीमा तक माफ़ करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि समयबद्ध तरीके से 2 वर्ष के भीतर ऐसे सारे किसान जो उसकी पात्रता और अर्हता रखते थे, हम लोगों ने ये प्रयास किया कि उनको ऋण के दबाव से मुक्त कर दें और प्रदेश के भीतर
हम काफ़ी अच्छे कारगर तरीके से इस योजना को हम लोगों ने अंजाम दिया। दूसरा, ये इस बात पर उसी कैबिनेट ने दूसरा निर्णय जो किया था वो भी किसानों से ही संबंधित था कि किसानों के उपज का जो बेहतर कीमतें नहीं मिल पा रही थी, हम राज्य के भीतर एमएसपी के से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और बड़े पैमाने पर खरीदारी करेंगे, और ख़रीदारी किया भी, और उसके परिणाम स्वरूप आज किसानों के द्वारा पैदा किए गए उत्पादों की कीमतें आज अच्छी मिल रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफ़ी अच्छी कीमतों का इजाफा किया, और अब किसानों को कुछ फसलों में तो उनके लागत का 2 गुना और कुछ फसलों में 1.5 गुना और 1.5 गुना से भी कुछ ज़्यादा 80% 90% तक उनको लागत का मिल रहा है, जिससे कि पूरे देश भर में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये प्रयास किया है कि राज्य के भीतर हमारी सरकार बनने के पहले सिर्फ गेहूं और धान की खरीदारी होती थी, और वो भी बहुत कम मात्रा में होती थी। खरीद किए जाने के बाद उनका पैसे का भुगतान होने में सालों साल लग जाते थे। राज्य के भीतर हम लोगों ने तय किया कि 1 हफ्ते के भीतर हम उनके मूल्य को उनके खातों में हम डिजिटल माध्यम से उनको बैंक ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो अभी तक उसको अनवरत रूप से हम लोगों ने कर रखा है, जिससे कि उनके गैप वो दूरियाँ समाप्त हुई। दूसरा, हमने प्रदेश के भीतर पर्याप्त मात्रा में क्रय केंद्र स्थापित किए, जिससे किसानों को 5-7 किलोमीटर के जाने के बाद उनकी खरीद वहाँ पर हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना करके रखी है। तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य के भीतर अच्छी खरीदारी हुई, और विगत वर्षों में हम लोगों ने 175 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने किसान भाइयों को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी जो है वो बहुत एक तरीके से पारदर्शिता में कारगर भी है, और इससे एक विश्वास भी बढ़ता है, और किसान भी संतुष्ट है। देखिए, इस प्रकार से जो मध्यस्थ या दलाल हुआ करते थे, आज पूरे उत्तर प्रदेश में उस खरीद से वो बाहर है। आड़तिया भी लगभग वो बाहर हैं। आड़तियों को अलग खरीदना है तो खरीद सकते हैं, लेकिन एमएसपी के दुकान पर जो आकर के वो किसान को कम कीमत दे करके तो खरीद करते थे और यहाँ आकर के तोलाते थे, उससे हम लोगों ने उसको बाहर कर दिया है। ठीक है, लक्ष्यों की बात करें सर, अभी तक आपने बताया जो जो उपलब्धियां हैं, लेकिन निर्धारित लक्ष्य क्या है और प्राथमिकताएं क्या हैं मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश सरकार की कृषि को लेकर? देखिए, देश के जीडीपी में आज उत्तर प्रदेश का 8% का योगदान है, और हमारे जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को हमको $5 ट्रिलियन बनाया जाना है, तो उसी के साथ उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्धारित किया कि हम उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी का हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे। और इसलिए पिछले 3 साल से हम लोगों ने सतत उसके लिए प्रयास किया है। कोविड काल के बाद से तुरंत इस काम में लगा गया, और उससे एक आज अच्छी स्थिति आई है कि आज जो उत्तर प्रदेश का योगदान जीडीपी में 5% पर था, भारत की जीडीपी में, आज वो बढ़ करके 8% के करीब पहुंचा है। राज्य के भीतर जो हमारा कृषि क्षेत्र का 4% के करीब ग्रोथ कृषि क्षेत्र की थी, अब वो बढ़ करके 11% के करीब पहुंची है। तो ये ठोस उसके लिए सॉलिड हम लोगों ने योजनाएं बनाई कि कैसे किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएं, समय पर उनको इनपुट उपलब्ध कराएं, उनके सिंचाई साधनों का इजाफा करें, साथ साथ में उनके लिए उनके मार्केटिंग लिंकेज तैयार करें, और वैल्यू एडिशन के माध्यम से कैसे और उनको कीमतें पास हो सकती हैं उसका में प्रयास करें। भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के भीतर 10,000 एफपीओ कृषि उत्पादक संगठन या कंपनियां किसानों की, उन्होंने आह्वान किया कि अब किसान सिर्फ अन्नदाता ही न रहे, बल्कि वो व्यवसाय भी वो करे और बिजनेस के भीतर उसका हिस्सेदारी बढ़े, जिससे वो अपने कीमतों को वो खुद तय कर सके, और जो लोग बीच में उसको बार्गेन करते हैं उनसे उनको छुटकारा मिल सके। तो उसको देखते हुए राज्य में हम लोगों ने लगभग 3700 एफपीओ अकेले उत्तर प्रदेश में बनाए हैं। हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हर ब्लॉक के भीतर हमारे 2 एफपीओ पर्टिकुलर जो हमारा ग्रेन या वेजिटेबल सब्जी है उनके ऊपर उनको बना करके और उसको क्लस्टर में हम ऐसे उत्पादन कराएं जिससे कि किसान को भी सुविधा हो सके और
जो मार्केटिंग के भीतर लगे हुए लोग हैं उनको भी उससे सुविधा हो सके। ठीक है सर, थोड़ा सा तो यह आगे एक बढ़ते हैं, मैं प्रयास आपकी किया बात को बीच में रोक रहा हूँ। आपकी बात से जहां तक चीजें निकल रही हैं वो आत्मनिर्भरता की भी है कि किसान आत्मनिर्भर बने, लेकिन कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप किन किन प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या जोर दिया जा रहा है? देखिए, एक तो प्रदेश के भीतर हम लोग समय से किसान भाइयों को बीज उपलब्ध कराते हैं और राज्य के भीतर लगभग जो है वो 100 लाख कुंटल बीज का आज खपत होती है, खरीफ, रबी और जायद को मिला करके। उसमें से हमारी कोशिश ये है कि 10% हम किसानों को अनुदान पर हम उनको फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड उनको उपलब्ध करा सकें। सीड रिप्लेसमेंट से जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन में 15 से 20% इजाफा किया जा सकता है। तो हमारा कोशिश ये है कि हम किसान भाइयों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट बीज उनको उपलब्ध कराएं। और पिछले वर्षों में जहाँ पर 4 लाख कुंटल सीड हम अनुदान पर किसान को हमारे पूर्ववर्ती सरकार देती थी, आज हम 8 साढ़े 8 लाख कुंटल सीड जो है वो बांट रहे हैं और अभी हमने लक्ष्य रखा है कि हमको उसको 10 लाख कुंटल पर पहुंचना है, जिससे कि किसानों को सस्ता बीज मिल सके। राज्य के भीतर हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट फर्टिलाइजर सप्लाई की व्यवस्था कर रखी है, जिससे इसी उत्तर प्रदेश के भीतर रबी के सीजन में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में महीनों किसानों को जो है वो बीज खाद गोदामों पर लाइनें लगानी पड़ती थी, लाठियां खानी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद कभी किसी किसान पर लाठी नहीं चली और हम समय से उनको जो निर्धारित कीमतें हैं उसके ऊपर उनको हम फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्षों में जो 4-5 दशक से जो सिंचाई परियोजनाएं लंबित थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करके भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने उन परियोजनाओं को पूरा करके और लगभग 22 लाख हेक्टेयर के भीतर हमने राज्य की सिंचन क्षमता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बढ़ाई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से हम लोग 60% अनुदान पर किसान भाइयों को सोलर पंप लगाए जाने के लिए सर इस पर मैं थोड़ा सा अगले सेगमेंट में बात करूंगा और विस्तार से बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपसे जानना जरूरी है कि जो कृषि विपणन सुधार योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसका धरातल पर कितना असर आप देख रहे हैं और मंडियों के आधुनिकीकरण में कितना इस पर सुधार हुआ? उत्तर प्रदेश ई-नैम को लागू करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य रहा है और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि तुरंत उसकी नीतियाँ बना करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके प्रयासों से हमारे प्रदेश की 150 से ज़्यादा मंडियाँ जो बड़ी मंडियाँ थी वो सब ई-नैम व्यवस्था से जोड़ दी गई और विगत वर्षों में उसके कारोबार भी कंप्यूटराइज कर दिए गए और उसके माध्यम से पिछले सालों में 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी हमारी मंडियों से हो रहा है। दूसरा ये प्रयास किया कि जो पेरिसेबल आइटम है, शीघ्र नष्ट होने वाली फल और सब्जियां, उनके ऊपर से ऐसे 46 आइटम से हम लोगों ने मंडी शुल्क समाप्त कर दिया। तो उससे किसान भाइयों को उससे भी एक सुविधा हुई कि उन्हें अपने मंडियों में जाने में अब उनको हिचक नहीं होती और आसानी से चले जाते हैं और उनको मंडी शुल्क उसके लिए नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो मंडी शुल्क लगता था 2% था, योगी जी की सरकार आने के पहले 2% मंडी शुल्क लगता था और 0.5% जो है वो डेवलपमेंट चार्ज लगते थे, 2.5% लगते थे। उसको घटा करके योगी जी की सरकार ने 1% कर दिया, यानी 2% जो मंडी टैक्स लगता था उसको घटा करके 1% कर दिया। सर इस पर हम आगे बात करेंगे और कई सारे मसले हैं जिस पर बातचीत होना अभी बाकी है, चाहे वो विज्ञान की बात हो, छोटे और सीमांत किसान की बात हो कि कृषि योजनाओं का उन तक कैसे जो है वो उनको फायदा मिल रहा है, इस पर थोड़ा सा जमीनी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले,
फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की निर्भरता गांव से होकर गुजरती है और गांव की आत्मा बसती है कृषि में, किसान में है। और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी। सब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मंडियों की बात कर रहे थे। किसान जो अपनी फसल बेचता है उससे जो उसको मुनाफा होता है, आमदनी उसकी बढ़ती है, उसमें सबसे बड़ा रोल एमएसपी का भी है। और एमएसपी को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से हमने देखा विगत सालों में जो कुछ किसान भाइयों ने आवाज़ उठाई, उसको लेकर के सरकार, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कुछ कर रही है और कितना फ़ायदा एमएसपी का मिल पा रहा है किसानों को? देखिए, एमएसपी भारत सरकार का विषय है जी। और एमएसपी तय करने के पहले वो राज्यों से परामर्श प्राप्त करते हैं और पूरे देश से जो राय आती है उसके आधार पर वो एमएसपी का निर्धारण करते हैं। एमएसपी इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यह है कि किसी किसान को उसके लागत से नीचे जाकर के उसको बेचना न पड़े, बल्कि वो मुनाफा के साथ जो है वो उसकी आय हो, तो वो पैदा कर रहा है जी, उसकी कीमत उसको लाभकारी मिल सके। और इस दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, मैं उदाहरण के तौर पर आपको देता हूं कि 2013-14 जब यूपीए की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान की एमएसपी 1300 रुपये थी और 11 साल के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस एमएसपी को बढ़ा करके 2285 रुपया कर दिया, या 2 गुना से वो लगभग ज़्यादा हो गए, 2 गुना के करीब पहुंच गए जी। इसी तरीके से गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये के करीब थी और इस बार 2450 रुपये के हिसाब से खरीदी हो रही है। तो किस तेज गति से ये प्रधानमंत्री जी की जो उनका समर्पण रहा है किसानों का के प्रति, उसके कारण यह एमएसपी उन्होंने प्रतिवर्ष किसानों को जो उसकी लागत रही है, लागत से भी अच्छा उनको कैसे कम से कम 1.5 गुना उनको दाम मिल जाए, इसका प्रबंध उन्होंने किया है। फसल साल भर में 2 बार आती है, खरीफ में धान आएगी और रबी में चावल आएगी, लेकिन हर सीजन के भीतर उन्होंने ये प्रयास किया कि हम एमएसपी को बढ़ाएं। और जो एमएसपी कुछ वस्तुओं के ऊपर थी जी, उसको भी बढ़ा करके उसके रेंज को बढ़ाया। रबी में 10 फसलों के ऊपर जो है आज एमएसपी दी जा रही है और खरीफ में 14 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है। 24 फसलें जिस राज्यों के भीतर जिसका उत्पाद होता है उसकी खरीद किया जा रहा है। राज्य सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, ये मैं कह सकता हूँ कि ये श्रेय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है कि उन्होंने प्रदेश में बाजरे की खरीद कराई, ज्वार की खरीद कराई, चना की कराई, मसूर की कराई, सरसों की कराई, मूंगफली की कराई। अभी भी हम इसको खरीद रहे हैं। इस समय भी हमारी चना की, सरसों की और मसूर की और मूंगफली की खरीद हमारी हो रही है। मैं ये कहूँगा हम कि लोगों ने मक्के की भी खरीद कराई। तो ये ऑप्शन अब किसान के पास चला गया कि सिर्फ वो धान और गेहूं और गन्ना नहीं लगाएगा, उसको एक वैकल्पिक फसलों के रूप में खेती का विविधीकरण करके उन्होंने अब किसान के पास उसके पास ये चॉइस है। किसी भी क्रॉप को लगाए जाने के पहले यदि धान को लगना है जून महीने में या जुलाई महीने में, तो प्रधानमंत्री जी प्रयास ये करते हैं कि मई के एंड तक जो है उसकी एमएसपी उस सीजन की घोषित कर दिया जाए। जब किसान खेत पर होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है सिंचाई। बिना सिंचाई के फसल नहीं हो सकती। और इसको लेकर हम देखते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना
जो एक क्रांतिकारी परियोजना है, मैं जानना चाहता हूं और अपने दर्शकों के लिए भी ये ज़रूरी सवाल है, दर्शकों को जानना है कि नदी जोड़ो परियोजना में कितने किलोमीटर में अभी नदी को जोड़ा गया है और इसका उसके अभी क्या प्रभाव? 2 साल पहले केन और बेतवा को जोड़ने का निर्णय भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में तय हुआ। उस पर काम चल रहा है जी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य गंगा नहर, सरजू नहर परियोजना, अर्जुन बांध परियोजना, करहल बांध परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये 40 साल 50 साल पहले इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। इन्हें आज से 20-25 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाई। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद ये तय हुआ कि हम इसको, उस योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और आज मध्य गंगा नहर परियोजना के माध्यम से सरजू नहर परियोजना, बाण सागर परियोजना, करनहल परियोजना, ये सब पूरा होने की स्थिति में, बहुत सारी तो पूरा हो गई। योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो निजी नलकूप धारक किसान थे, उन सबके बिजली के माफ़ करने का फैसला पिछले साल उनकी सरकार ने किया। और उसके परिणाम स्वरूप जो किसानों को बिजली का बिल भरना पड़ता था, आज वो उससे उनको छुटकारा हो गया और अब वो निर्विघ्न होकर के वो सिंचाई कर रहे हैं। ये एक तीसरा अवसर दिया। तीसरा जो मैं आपको बता रहा था कि राज्य के भीतर 60% अनुदान पर हम लोग कुसुम सोलर पंप, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वो भी एक महत्वाकांक्षी योजना रही है कि हम ग्रीन एनर्जी का कैसे इस्तेमाल करें। राज्य के भीतर 80,000 से ज़्यादा किसान भाइयों को हम लोगों ने 60% अनुदान पर, 40% किसान का, 60% सरकार का, उन्होंने अपने सोलर आधारित ट्यूबवेल उन्होंने लगाए, पंप लगाए और उसके माध्यम से लगभग 2 लाख हेक्टेयर के भीतर सिंचाई क्षमता उससे भी हमारे राज्य की बढ़ी है। ठीक है। तो जहाँ यह प्रयास हुआ है कि हम जहाँ पर बीज अच्छा दे रहे हैं वहीं पर उनके सिंचाई संसाधनों को भी खड़ा करें। बुंदेलखंड के भीतर हम लोगों ने वर्षा जल को संचित करके और उससे किसान खेती और सिंचाई कर सके, ये हमने बुंदेलखंड के भीतर, और बुंदेलखंड में सक्सेस होने के बाद अन्य जिलों को भी उसके भीतर शामिल किया। तो इससे जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है उनको फायदा मिल रहा है। अपनी जमीन को दे करके 50% अनुदान पर तालाब वो खुदवा सकते थे और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से वो अपनी सिंचाई कर सकते हैं। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर पर उनको 80% अनुदान। अनुसूचित जाति और महिला यदि वो किसान है तो उसको 90% अनुदान दे करके, और उनको जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 ड्रॉप मोर क्रॉप जी, एक बूंद पानी का इस्तेमाल करके और उत्पादन को बेहतर किया जाए, उस दिशा में भी हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं और ये काम तेजी से चल रहा है। पशुपालन और डेयरी विकास की हम बात करें कृषि से इतर, तो इसको लेकर के क्या कुछ योजनाएं हैं जो कारगर नजर आ रही हैं, उसका थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, इस समय उनको सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से किसानों को एक बड़ी समस्या थी कि जो आयातित गायें थी, जो वैरायटी उनकी थी, फ्रीजियन थी या ये ऐसी जो गायें रही हैं, उन गायों के वो बछड़े बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होने लगे और किसान के सामने ये संकट हो गया और बहुत जल्दी वो बाँझ हो जाती थी। बाँझ होना और बछड़ों के जर्सी जैसे थी या फ्रीजियन गाय थी, तो इनका सीमेन किसानों को पूर्ववर्ती सरकारों ने उपलब्ध करवाया, जिससे कि ये समस्या पैदा हो गई और बड़े पैमाने पर वो नस्ल बिगड़ गए, जिसकी वजह से बछड़े पैदा होने लगे। योगी जी की सरकार ने ये प्रयास किया है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से हम अब उनको उनके सीमेन को हम निकालते हैं और जो शुक्राणुओं को अलग करके और कोशिश करते हैं कि हम सेक्स सॉर्टेड सीमन किसानों को दें, जिससे कि आज उनके गायें बछिया पैदा कर सकें। और उसके लिए हापुड़ में हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने भी एक लगाई अपना सेक्स सॉर्टेड का, और हमारे राज्य सरकार ने भी वहाँ पर लगाई है। हमारे विश्वविद्यालय सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर काम कर रहे हैं। जो मथुरा का वेटनरी विश्वविद्यालय हमारा है वो उस पर काम कर रहा है। तो सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है गन्ना।
उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, और गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं हम देखते हैं, चाहे वो पेमेंट का मसला हो या कोई दीगर मसला हो, इसको लेकर के समय समय पर बात उठती रही है, पिछली सरकारों से लेकर के भी। तो अभी मौजूदा हालात में आप क्या देखते हैं, गन्ना किसानों की समस्याएं किस हद तक उसका समाधान हो पाया है और कहाँ कहाँ पर काम किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को एक परसेप्शन बन गया है। ये बहुत पुरानी बात हो गई जो 8-10 साल पहले या 20 साल पहले से ये चल रही थी। अब उत्तर प्रदेश की गन्ना किसान की वो कहानी बदल गई है। राज्य के भीतर उस समय चीनी मिलें औने पौने दामों पर बेची जाती थी और बंद कर दी जाती थी। किसानों के पेमेंट नहीं किए जाते थे, किसान को 3-3 साल 4-4 साल उसके भुगतान में लग जाता था। अब योगी जी की सरकार ने उस व्यवस्था को ठीक किया। जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय प्रदेश के भीतर 111 चीनी मिलें चल रही थी। योगी जी की सरकार ने बंद चीनी मिलों को चला करके पिछले साल 123 चीनी मिलें चलाई हैं। हम लोगों ने वैरायटी और टेक्नोलॉजी ये आग्रह किया है कि गन्ना किसान अपने लगाने वाले जो बेड्स हैं उनकी दूरियां वो बढ़ाएं। उससे राज्य का जो उत्पादकता है वो 600-650 कुंटल पर हेक्टेयर से बढ़ करके अब 830-840 कुंटल पर हेक्टेयर तक गई है। तो अच्छी वैरायटी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइंटिफिक वैज्ञानिक उनको सपोर्ट, उससे उनकी आज उत्पादन जो है वो बेहतर हुई है। वही खेत वही है। और उसके अलावा पेमेंट की व्यवस्था को उन्होंने ठीक किया। पिछले सत्र के भीतर लगभग 70 ऐसी चीनी मिलें रही हैं जिन्होंने 15 दिन के भीतर अपना पूरा का पूरा जो गन्ना मूल्य बनता था 14 दिन के भीतर वो भुगतान करती रही हैं। कुछ ऐसी हमारी चीनी मिलें रही हैं 25-30 जो 20-22 दिन के भीतर अपने उनका मूल्य का भुगतान करती रही हैं, जो सालों साल बाकी लगा रहता था। तो कुछ चीनी मिलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश यानी 123 चीनी मिलों में से 100 ऐसी चीनी मिलें हैं जो पेराई सत्र समाप्त होने के पहले ही अपना भुगतान पूरा कर दे रही हैं, या पेराई सत्र के 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के भीतर वो अपना भुगतान कर दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका, हमें वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन तक ये बात पहुँची होगी। और गन्ना किसानों का आखिरी में हमने जिक्र किया, जिसकी चर्चा मंत्री जी ने भी की, कि पहले एक अवधारणा बनी हुई थी, वो अवधारणा टूटी है और गन्ना किसानों को लेकर के जो समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था उसका समाधान मौजूदा सरकार ने उन्हें दिया है। तो इन तमाम बातें, इन तमाम मसलों पर जो बातचीत हुई, इन तमाम सवालों पर जवाब लेने की हमने जो कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद, नमस्कार।